बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जैसा हमारा क्लास में डिसाइड हो गया था कि हम कुछ मज़ीद लेक्चर जो हैं वो अवेलेबल करेंगे ऑनलाइन में लीव्स को अवेल करने के लिए। तो स्पेशल लेक्चर 6 तक कवर हो चुके हैं। आज स्पेशल लेक्चर नंबर 7 रख दिया मैंने इसका नाम, और हम अपना अगला एरिया मुकम्मल कर रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड पार्टी। सो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर इसके बारे में गाइडलाइंस जो कि लॉ ने प्रोवाइड की हैं वो देखेंगे। तो पहले ज़रा रिलेटेड पार्टी को समझ लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली में लॉ का मकसद ये है कि कंपनी के साथ जितनी भी रिलेटेड पार्टी हों उनके साथ जब ट्रांजैक्शन आप करते हो, देखो मैं एक बात सिंपल सी बात समझाता हूँ। कंपनी जब आर्म्स लेंथ के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन करती है ना किसी भी कस्टमर के साथ, तो मोस्टली टर्म सेम होती हैं। जैसा फॉर एग्जांपल मैं अपनी चीज़ अगर 5 लाख रुपए की, सॉरी 50 लाख, 5 लाख कह रहा हूँ, 5,000 रुपए की बेचता हूँ, तो ए कस्टमर को भी उतने की, बी को भी, सी को भी। लेकिन अगर वही कस्टमर मेरी रिलेटेड पार्टी है, मेरा जानने वाला है, तो शायद उसको वो प्राइस 5,000 ऑफर नहीं होगी, उसको सब्सिडाइज प्राइस होगी। तो ऐसी चीजें कंपनी के, एक इंडिविजुअल तो कर सकता है, कंपनी के हवाले से उसका डिस्क्लोज करने से मना नहीं कर रहे कि कंपनी ऐसा कर नहीं सकती, लेकिन वो कहते हैं ये स्पेशल ट्रांजैक्शन है, तो इनको जरा डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट आ जाएंगी, इनके लिए गाइडलाइंस आ जाएंगी। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जिस तरह मैं आपको बड़ी दफ़ा एग्जांपल देता रहा कि मिलर ट्रैक्टर के अंदर, एमटीएल के अंदर जब ट्रैक्टर बन रहे हैं उसमें जितनी बैटरीज हैं वो कहाँ से आ रही हैं, उनकी कंपनी सब्सिडरी एमआईपीएल की साइड से। अब ये होल्डिंग कंपनी है और ये इनकी सब्सिडरी है। अब सब्सिडरी कंपनी पूरी मार्केट के अंदर बैटरियां दे रही है, लेकिन डिफरेंट प्राइस पे। लेकिन जो बैटरीज वो एमटीएल को सप्लाई करती है, अपनी होल्डिंग कंपनी को सप्लाई करती है, वो सब्सिडाइज प्राइस्ड है, वो मार्केट प्राइस है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो रिलेशन है जिसको केयरफुली एनालाइज करना चाहिए, जिसके लिए गाइडलाइंस मौजूद होनी चाहिए। अब इस रिलेशन को अगर सपोज मैं रिलेटेड पार्टी का रिलेशनशिप बोल दूं, तो लॉ कहता है अच्छा इसके हवाले से फिर मैं आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर देता हूं। तो इस चीज को समझने के लिए तो पहले ये समझना पड़ेगा ना कि रिलेटेड पार्टी है क्या एक्चुअली। तो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन उसने क्लियर कर दी हमें यहाँ पे कि रिलेटेड पार्टी क्या है। कहता है अब एक कंपनी के हवाले से बात करेंगे और उसी कंपनी के हवाले से सारी बातें हम अपनी कंपनी की बात करेंगे। से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मैं एमटीएल की बात करने जा रहा हूं, मिलर ट्रैक्टर की, ठीक है, मिलर ट्रैक्टर की बात करने जा रहा हूं और सारी डेफिनेशन को मैं इसके साथ लिंक करके पढ़ाता जाऊंगा। कहता है द एक्सप्रेशन रिलेटेड पार्टी इंक्लूड्स नंबर 1 अ डायरेक्टर और हिज रिलेटिव। कहता है इस कंपनी के रिलेटेड पार्टी समझी जाएंगी उसके डायरेक्टर या उन डायरेक्टर के रिलेटिव्स। ये दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इनके दरमियान हो रही है कंपनी और डायरेक्टर या डायरेक्टर के रिलेटिव्स के दरमियान, तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन समझी जाएगी। अच्छा, मैं जरा इस चीज को पहले एक्सप्लेन करने से पहले आगे मैं इस पे आ गया हूं कि रिलेटिव की डेफिनेशन क्या है। वो कहता है मीन स्पाउस, सिबलिंग्स, बहन भाई, लीनियर असेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स, आपके वो ग्रैंडफादर, ग्रैंडसन्स, तो उसकी तरफ। तो ये सब क्या है, रिलेटेड पार्टी की, रिलेटिव की डेफिनेशन में शामिल हैं। तो बेटा मैंने इस वर्ड की डेफिनेशन, जिसने बार बार आगे आना है, मैंने उसकी डेफिनेशन एक्सप्रेस कर दी। ठीक हो गया। अब अगली बात पे आता हूं। अच्छा जी, अगली बात पे जस्ट मिनट में मार्कर चेंज कर लूं बस। अच्छा जी, रिलेटिव की बात समझ आ गई, तो आपको पहली बात भी समझ आ गई। फिर दूसरी बात कहता है कोई भी कंपनी है उसके जो की मैनेजमेंट पर्सनल, मैनेजरियल पर्सनल है, इसी डायरेक्टर की जगह मैं अब एक और वर्ड लिखने लगा हूं, की मैनेजमेंट पर्सनल्स, वो भी आपके रिलेटेड पार्टी का दर्जा रखते हैं या उनके रिलेटिव्स भी रिलेटेड पार्टी का दर्जा रखते हैं। यानी कंपनी के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन विद द की मैनेजरियल पर्सनल या उनके रिलेटिव के साथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन समझी जाएगी। दो बातें हो गई। तीसरी बात कहता है इस कंपनी के साथ अगर अटैचमेंट है, कोई ट्रांजैक्शन हो रही है विद अ फर्म, फर्म का नाम है XYZ फर्म, अगर इनके दरमियान कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, तो कहता है फर्म इन विच द डायरेक्टर, मैनेजर और हिज रिलेटिव इज अ पार्टनर। कहता है इसका मतलब समझाना ये चाह रहा है, अगर मिलर ट्रैक्टर का कोई डायरेक्टर है, कोई उसका मैनेजर है, ये डायरेक्टर, मैं आपको एक बात समझाऊं, ये डेफिनेशंस बड़ी गलत मिस इंटरप्रेट हो जाती हैं समटाइम्स बाय द स्टूडेंट्स, तो इसलिए बड़ा केयरफुली देखिएगा। वो कह रहा है इस कंपनी का कोई डायरेक्टर, कोई मैनेजर या फिर उसका कोई रिलेटिव, इन दोनों का
ये इन तीनों लोगों में से अगर कोई बंदा यहाँ पे पार्टनर है तो समझ लो कि MTL जो है वो XYZ के साथ कोई एक रिलेटेड पार्टी, एक दूसरे की रिलेटेड पार्टी समझी जाएंगी, और कोई भी ट्रांजैक्शन इन दोनों के दरमियान हुई तो उसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन समझा जाएगा एज पर दिस डेफिनेशन। ये बात भी क्लियर हो गई। अगली बात, लो जी दोबारा मिटा देता हूं इसको, अगली बात पे आते हैं। कहते जी इस XYZ फर्म की जगह कहते हैं अ प्राइवेट कंपनी इन विच द डायरेक्टर मैनेजर इज अ मेंबर और डायरेक्टर। सीधी सी बात, कहते हैं इसका कोई डायरेक्टर हो या इसका कोई मैनेजर हो। अब यहां से वो वर्ड हटा दिया है, जो तीसरा वर्ड हम रिलेटिव का पढ़ रहे थे वो इस केस में अप्लाई नहीं हो रहा। और कहता है कोई कंपनी है ABC कंपनी, इस ABC कंपनी के अंदर ये डायरेक्टर, सपोज सलमान यहां डायरेक्टर है, तो सलमान यहां पे इस MTL में डायरेक्टर हो और सलमान इस कंपनी के अंदर या तो मेंबर हो या फिर दूसरा वर्ड क्या लिखा है, मेंबर और डायरेक्टर, या डायरेक्टर हो, तो तब भी ये दोनों कंपनीज आपस में क्या समझी जाएंगी, रिलेटेड पार्टी समझी जाएंगी, और इनके दरमियान होने वाली ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन समझी जाएगी। पढ़िए दोबारा, अ प्राइवेट कंपनी इन विच अ डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ दिस कंपनी इज अ मेंबर और डायरेक्टर इन दिस कंपनी। यानी MTL का डायरेक्टर या मैनेजर ABC कंपनी में या तो मेंबर है या डायरेक्टर है, तो दोनों कंपनी आपस में रिलेटेड पार्टी समझी जाएंगी। इज दैट क्लियर? आगे चलता हूं अगले रिलेशनशिप के ऊपर। फिर उसी कंपनी की बात करते हैं। अच्छा, फिफ्थ क्लॉज को छोड़ के मैं पहले जरा 6 और 7 करता हूं। कहता है एनी बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी, जहां में वो कहता है वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, इवन के फॉरेन कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा रखती है, तो वहीं से दोबारा डेफिनेशन को रेफर करते हैं। कहता है कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, BC लिख रहा हूं, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, BC मींस बॉडी कॉर्पोरेट, whose chief executive or manager is accustomed to act in accordance with the advice, direction or instruction of a director or manager। कहता है इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या इसका मैनेजर किसके कंट्रोल में है, MTL के डायरेक्टर या मैनेजर के कंट्रोल में है। पढ़िए जरा, whose chief executive or manager is accustomed to act in accordance with the advice, direction और instruction of the director और manager of MTL। यानी अगर वो कंपनी नाच रही है हमारे इशारों पे, मेरे डायरेक्टर के और मेरे मैनेजर के इशारों पे, तो समझ लो ये दोनों कंपनीज, ये बॉडी कॉर्पोरेट और ये कंपनी आपस में रिलेटेड पार्टी हैं, और इनके दरमियान होने वाली कोई भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन समझी जाएगी। अगली बात पे आते हैं जी। Any person on whose advice, direction or instruction a director or manager is accustomed to it। यानी या तो वो आपके इशारों पे नाच रहे हो या आपकी कंपनी उनके इशारों पे नाच रही हो, दोनों सूरतें हैं, या आपके इशारे या वो आप उनके इशारों पे नाच रहे हो। दोनों केसेस में ये दोनों कंपनीज आपस में क्या होंगी, रिलेटेड पार्टी समझी जाएंगी, और अगर वो रिलेटेड पार्टी हैं तो इस तरह की होने वाली ट्रांजैक्शन को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। So वो कहता है any person on whose advice, direction or instruction a director or manager is accustomed to act, means advice, direction or instruction given in a professional capacity। professional capacity में दी हुई, personal advices इधर account for नहीं हो, exception है advice, direction और instruction given in a प्रोफेशनल कैपेसिटी। कहता है वो प्रोफेशनल, वो वाली एडवाइजेज मत लाइएगा जिसमें फॉर एग्जांपल कई दफ़ा होता है कि MTL जो है वो किसी प्रॉब्लम में फंस गए और वो कहते हैं यार एक प्रोफेशनल एडवाइस तो देना प्लीज़, इस मामले से कैसे निकले। तो हो सकता है समटाइम दूसरी कंपनी का एक्सपीरियंस होता है, उसने वो मामला झेला होता है, तो यूजुअली वो बाहर आ जाता है। क्या मेरी बात समझ आई है? तो वो प्रोफेशनल एडवाइस इस ज़मरे में मत डालिएगा। उस प्रोफेशनल एडवाइस पे अमल करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं आपके इशारों पे नाच रहा हूँ, उसमें ये है कि हाँ ठीक है भाई भाई की मदद कर रहा है। ठीक हो गया जी, तो ये बात भी हो गई। अच्छा आगे चलते हैं, रिलेटेड पार्टी को मजीद एक्सप्रेस, अभी मैंने ऊपर एक बात छोड़ी हुई है। कहता है रिलेटेड पार्टी, कहता है एनी कंपनी, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं,
कहता है एनी पर्सन, सॉरी एनी कंपनी विच इज, लो जी अब यहां पे मैं इस कंपनी का जरा नाम लिख देता हूं ताकि आपको समझ भी आ जाए। लो जी मैं बीसी की जगह अब MIPL का नाम लिखने लगा हूं ताकि आपको जरा समझ आ जाए। कहते हैं एनी कंपनी विच इज अ होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएटेड कंपनी ऑफ सच कंपनी, इस कंपनी की MTL की जो भी सब्सिडरीज हैं, कोई भी अगर होल्डिंग कंपनी है, कोई एसोसिएटेड कंपनी है, जिस तरह इनकी एसोसिएटेड कंपनी कौन सी है, मिल्लत इंडस्ट्रियल लिमिटेड और मिल्लत इक्विपमेंट लिमिटेड, ये इनकी एसोसिएटेड है। तो कहता है ये याद रखिएगा अगर किसी कंपनी की कोई सब्सिडरी है, कोई होल्डिंग है, कोई एसोसिएटेड कंपनी है, तो ये आपस में क्या है, रिलेटेड पार्टी समझी जाएंगी। अच्छा अभी तो उसने सिर्फ ये सिखाया कि ये दो आपस में रिलेटेड, ये दो आपस में रिलेटेड, ये दो आपस में रिलेटेड, यानी MEL और MTL रिलेटेड। आगे देखिए क्या कहता है, अ सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज ऑल्सो अ सब्सिडरी। अब ये बड़ी प्यारी बात है, उसने कहा आपने ऐसे तो देख लिया, लेकिन क्या होता हो सकता है MIPL के साथ अज्यूम करें MEL भी एक सब्सिडरी होती। मैं अब जरा थोड़ा हकीकत से हट के बात कर रहा हूं, अगर MIPL की तरह MEL भी मिल्लत इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लिमिटेड की, मिल्लत ट्रैक्टर की सब्सिडरी होती, तो कहता है एक तो आपको मैंने ये समझाया ना कि ये होल्डिंग, ये सब्सिडरी आपस में रिलेटेड पार्टी है, ये होल्डिंग, ये सब्सिडरी आपस में रिलेटेड है। तो कहता है अगर होल्डिंग यानी अब्बा जी सेम हो तो ये दोनों कंपनीज भी आपस में क्या समझी जाएंगी, रिलेटेड पार्टी समझी जाएंगी। तो यही बात उसने समझाई कि सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज ऑल्सो अ सब्सिडरी, तो ये भी तो उसकी सब्सिडरी है। तो यानी होल्डिंग कंपनी अगर सेम हो तो एक होल्डिंग कंपनी के नीचे जितनी भी सब्सिडरीज होती हैं वो सब आपस में एक दूसरे की रिलेटेड पार्टी समझी जाती हैं। और उसने कहा सच अदर पर्सन एज में बी स्पेसिफाइड, इसके अलावा जो जो स्पेसिफिकली स्पेसिफाई हो जाए वो भी रिलेटेड पार्टी में फॉल करेगा। इज दैट क्लियर? अब हमने ऊपर सिर्फ एक चीज छोड़ी है, उसके ऊपर आते हैं, एंड दैट इज अ पब्लिक कंपनी। जैसा हमने प्राइवेट कंपनी का जिक्र किया इसी तरह हम पब्लिक कंपनी का भी जिक्र करते हैं। तो जरा पब्लिक कंपनी पे आते हैं, जैसा हम यहाँ पे प्राइवेट कंपनी लिख रहे थे, अब जरा हम पब्लिक कंपनी का जिक्र कर लेंगे। ये देखिए जी, MTL और एक और पब्लिक कंपनी बना लेते हैं, से ABC लिमिटेड। मैंने लिमिटेड का वर्ड लिख दिया तो ये पब्लिक कंपनी बन गई। कहता है ये कंपनी भी किस पब्लिक लिमिटेड कंपनी की एसोसिएट और रिलेटेड पार्टी समझी जाएगी। कहता पब्लिक कंपनी इन विच डायरेक्टर और मैनेजर इज अ डायरेक्टर और होल्ड अलोंग विद हिज रिलेटिव एनी शेयर ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। कहता है देखो, कहता है पब्लिक कंपनी जिसके अंदर इस MTL का डायरेक्टर या इसका मैनेजर, कहता है इज अ डायरेक्टर, वो इस पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर हो, या फिर और होल्ड अलोंग विद हिज रिलेटिव एनी शेयर ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल, या इसने अपने रिलेटिव के साथ मिलकर इस डायरेक्टर, फॉर एग्जांपल अगर सलमान है, सलमान ने अपने रिलेटिव के साथ मिलकर, रिलेटिव बल्कि यूं कर लेते हैं, सलमान विद हिज रिलेटिव, अपने रिलेटिव्स के साथ मिलके इस कंपनी का मेंबर बन जाए। ये वो समझाना चाह रहा है। कहता है पब्लिक कंपनी भी इस कंपनी की रिलेटेड पार्टी होगी अगर इसका डायरेक्टर, इसका मैनेजर इस कंपनी के अंदर या तो डायरेक्टर हो या अपने रिलेटिव के साथ मिलकर उस कंपनी का मेंबर बन जाए। ये वो कहना चाह रहा है। तो ये भी क्या होगी, रिलेटेड पार्टी। तो रिलेटेड पार्टी अगर क्लियर हो गया तो इसके ऊपर की गाइडलाइन पढ़ते हैं। फिर अब एग्जाम्पल 10, 11 प्लीज आप एक दफा घर से पढ़िएगा। अगर कोई बात ना समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा प्लीज। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, एक्सप्रेशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसको पढ़ाने से पहले मैं छोटी सी बात पहले कंप्लीट करना चाह रहा हूं, एंड दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रूव्ड पॉलिसी फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। कहता है आप रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, शौक से करें, हमें कोई एतराज नहीं है। A company may enter into any contract or arrangement, हो एंटर कोई मसला नहीं, with the related party
ओनली इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। बोर्ड ने पॉलिसी अप्रूव की हो और उसी पॉलिसी के मुताबिक, प्लीज होल्ड कीजिएगा, उसी पॉलिसी के मुताबिक, मैं एहसन को बुला, ओके जी, पॉलिसी बोर्ड ने अप्रूव की हो उसके मुताबिक ट्रांजैक्शन करते जाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं है। सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एंड कंडीशन एज में बी स्पेसिफाइड विद रिस्पेक्ट टू किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन हो रिलेटेड पार्टी के साथ, वो सेल की हो, परचेज की हो, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड मटेरियल हो, selling or otherwise disposing of, buying property of any kind, leasing of property of any kind, availing or rendering of any services, then appointment of any agent for purchase or sale of good material service। जिस तरह के मर्जी ट्रांजैक्शन करो यार, कोई मसला नहीं, उसने मैक्सिमम जितनी बता सकता था बता दी। और सच रिलेटेड पार्टी अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी, इट्स सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएटेड कंपनी, या अपने रिलेटेड पार्टी को अपॉइंट कर दो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, यानी वो जगह जहां से पैसा बने, प्रॉफिट बने, सिंपल एज दैट। लाइक मैं कहूँ कि अगर आपको ये वाली बात याद हो, अज्यूम करें ये वाली अगर बात याद है, ये फर्म वाली, तो ऐसा हो सकता है ना कि आपके डायरेक्टर, सपोज सलमान जो है वो MTL में डायरेक्टर है, सलमान पार्टनर भी है एक लॉ फर्म के अंदर, अज्यूम करें, और MTL को लीगल सर्विसेज चाहिए, लॉयर की सर्विसेज चाहिए, बजाय बाहर से लेने के मेरी फर्म है उससे ले लो। तो अब अल्टीमेटली जो पैसा में कंपनी से MTL से निकल के लीगल चार्जेस की मद में मेरी फर्म को जाएगा, मैं वहां से भी तो प्रॉफिट कमाऊंगा, से डायरेक्टरशिप में तो हूं, वहां से भी प्रॉफिट बना रहा हूं। इसे बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कि जहां पे आप रेम्यूनरेशन से ज्यादा कुछ कमाओ। ये जो एक्सप्रेशन मैंने छोड़ दिया था ना, वो इनफैक्ट यही है, मैंने अभी इसको डिस्कस करना है। तो सैलरी से ज्यादा जो भी पैसे आ रहे हैं इस तरह की सर्विसेज से, दैट इज एक्चुअली द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, टर्म्ड एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी, तो आप उसे कोई जगह दे दो। फिर एक बड़ी प्यारी बात कि अगर मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर इंटरेस्टेड हैं इन एनी अबव ट्रांजैक्शन, तो मैटर क्या होगा, फिर मेंबर के सामने चला जाएगा, मेंबर अप्रूव करेंगे एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर सारे डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो, तो ये बात हमने पहले भी ऊपर पढ़ी हुई है कि अगर डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो ट्रांजैक्शन में, तो फिर मामला जो है वो मेंबर डिसाइड करता है, डायरेक्टर डिसाइड नहीं करते। फिर वो कहता है एक्सेप्शन सर्टेन ट्रांजैक्शन, वो कहता है द अबव रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रूव पॉलिसी और स्पेशल रेजोल्यूशन, दोनों में से जो भी, आपने दो बातें पढ़ी है ना, पहली पढ़ी डायरेक्टर की पॉलिसीज के मुताबिक बोर्ड की, और दूसरी बात पढ़ी स्पेशल रेजोल्यूशन की। उसने कहा ये अप्लाई ही नहीं होती टू एनी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी इन इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑन एन आर्म लेंथ। कहता है अगर कंपनी MTL जो है वो अपनी सब्सिडरी के साथ, जो कि उसकी रिलेटेड पार्टी भी है, MIPL मिल्लत इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, अगर उसके साथ ये ट्रांजैक्शन कर रही है, सपोज ये दो कंपनी आपस में रिलेटेड पार्टी हैं और वो आर्म लेंथ पे ट्रांजैक्शन कर रही हैं। आर्म लेंथ का मतलब ये है कि भाई 5,000 की अगर मैं बाहर बेच रहा हूँ, अपनी रिलेटेड पार्टी को भी 5,000 की दे रहा हूँ, मैं बाहर 30 दिनों का क्रेडिट दे रहा हूँ, मैं अपनी रिलेटेड पार्टी को भी 30 दिनों का क्रेडिट दे रहा हूँ। तो टेक्निकली क्या हो रहा है, मैं आर्म लेंथ के ऊपर ट्रांजैक्शन कर रहा हूं। अगर तो आर्म लेंथ के ऊपर ट्रांजैक्शन हो तो बेटा ना तो आपको बोर्ड की पॉलिसी की जरूरत पड़ती है, ना स्पेशल रेजोल्यूशन की अप्रूवल की जरूरत है। बेटा जब मेरे लिए सब बराबर हैं, मेरा अपना चहीता कस्टमर भी, मेरा गैर वाला, मेरा वॉकिंग कस्टमर भी, तो फिर पॉलिसी या स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। तो यही बात उसने समझाई। उसने कहा आर्म लेंथ का मतलब ये है, मींस अ ट्रांजैक्शन व्हिच इज सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एंड कंडीशन एज में बी स्पेसिफाइड। जैसी डिफाइन क्यों हो, यानी जैसी टर्म्स आप एक कस्टमर ए के साथ डिफाइंड है, वही MIPL के साथ भी डिफाइंड हैं। प्लीज एग्जांपल 14 पढ़िएगा। मैं आपकी सारी एग्जांपल्स की क्यूरीज जो हैं वो इनफैक्ट इंशाल्लाह फिजिकल क्लास में लूंगा। Requirement to refer and justify in director report, कहता है every contract or arrangement entered into with the related party shall be referred to in the board report to the shareholder along with the justification for entering into such contract और अरेंजमेंट। कहता है किसी भी किस्म की रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हुई है, वो बोर्ड की रिपोर्ट में रेफर होगी टू द शेयर होल्डर। यानी देखो, आपको मैंने पहले भी बताया कि इनफैक्ट एक तो है ऑडिट रिपोर्ट, एक है बोर्ड की रिपोर्ट। तो बोर्ड की रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने लिखनी है, तो बोर्ड भी शेयर होल्डर के साथ शेयर करेगा कि हमने ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में एंटर क्यों हुए हैं। अगर मैं यहीं पे 2 मिनट के लिए रुक के आपको अगर मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट दिखाऊं ओरिजिनल फाइनेंशियल से, किसी MTL की ही फाइनेंशियल है, मेरा कोई चहीता नहीं है, मैं सिर्फ इसके चूंकि सब ये हमेशा
MTL जो है विन कर जाती है बेस्ट फाइनेंशियल का अवार्ड कि इनकी प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल बहुत अच्छी हैं, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस फाइनेंशियल, अदरवाइज मेरा कोई इसके साथ कोई ख़ास लगाव की और कोई रीज़न नहीं है। अच्छा जी, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नोटिस, ये देखिए जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट, अगर आप गौर करें तो जस्ट ये नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग आ गया, ये उर्दू में आ गया, इसके बाद जी जनाबे वाला ये देखिए ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं आपके सारे, इसके बाद बोर्ड कमेटी आ गई, ये चेयरमैन की रिव्यू रिपोर्ट आ गई, इसके बाद हमारी डायरेक्टर्स रिपोर्ट आएगी। बेटा ये है डायरेक्टर्स रिपोर्ट, देखो लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टर रिपोर्ट, अंकल को छोड़ दो, डायरेक्टर रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स। तो बेटा इस रिपोर्ट के अंदर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करोगे। अगर मैं देखूं यहाँ पे हमें कहीं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, हमारे समझने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये कौन सी हैं जी, एग्रीगेटेड, जस्ट अ मिनट, हम देखते हैं यहाँ पे कि रिलेटेड पार्टी के हवाले से कहीं बात लिखी हुई है तो हमें समझने वाली बातें जो है वो बड़ी आसान सी, क्योंकि इनकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो हैं। ये देखिए ये इन्होंने इतना बड़ा करके लिखा हुआ है, ये देखिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, लेकिन हाँ यहाँ पे जगह बचाने के लिए उसने कहा, यहाँ पे उसने कोई नोट का जिक्र किया नहीं, उसने बस सिंपली लिखा कंडक्टेड विद अ ग्रुप कंपनीज, हमने ग्रुप के साथ ट्रांजैक्शन किए हैं, हैड टू बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, ड्यूली रिकमेंडेड बाय द ऑडिट कमेटी, व्हाटएवर ब्ला 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 ब्ला, इस कोड की कंप्लायंस करते हुए। मतलब उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया बजाय के ट्रांजैक्शन एक्सप्रेस करने के, और ट्रांजैक्शन जो होंगी उन्होंने वहां पे नीचे जाके अकाउंट्स के अंदर नोट्स डाला होगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का डिटेल में, कि हमने रिलेटेड पार्टी के साथ कौन कौन सी ट्रांजैक्शन की हैं। इज दैट क्लियर? तो ये वो रिलेटेड पार्टी का नोट था जो वो कह रहा है कि रेफर कर देंगे इन दी बोर्ड रिपोर्ट। आगे चलता हूं, रिक्वायरमेंट टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, कहता है कमीशन में स्पेसिफाई द रिकॉर्ड टू बी मेंटेन बाय द कंपनी विद रिगार्ड टू द ट्रांजैक्शन अंडरटेकिंग विद द रिलेटेड। तो कमीशन फर्दर स्पेसिफाई कर देगा कि कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत है अगर इफ यू आर मेंटेनिंग इफ यू आर कंडक्टिंग अ ट्रांजैक्शन विद द रिलेटेड पार्टी। लो जी, एक लास्ट पॉइंट, इसके बाद हमने ऊपर एक छोटा सा पॉइंट छोड़ा हुआ है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, उससे पहले जरा हम ये लास्ट एक बस पॉइंट पढ़ लें कि उन कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या होगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुए हैं इन कंट्रावेंशन बाय द डायरेक्टर और एम्प्लॉय। डायरेक्टर ने, एम्प्लॉय तो छोड़ दें, वैसे एम्प्लॉय तो नहीं करता, डायरेक्टर ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं जो कि अगेंस्ट हैं द गाइडलाइन प्रोवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू दिस transactions, related party transactions specially। तो वो कहता है where any contract or arrangement is entered into by a director or other employee without obtaining the consent of the board। बोर्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंसेंट ली, या फिर और अप्रूवल बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन, या सारे डायरेक्टर इंटरेस्टेड होते तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होनी थी, अगर वो वाला मैटर था तो स्पेशल रेजोल्यूशन में अप्रूवल नहीं ली, यानी या बोर्ड से नहीं पूछा, और अगर मेंबर से पूछना था तो मेंबर से नहीं पूछा एज रिक्वायर्ड, जैसा कि जरूरी था। एंड इफ इट इज नॉट रेटिफाइड बाय द बोर्ड, अगर कल को बोर्ड ने इसे रेटिफाई ना किया, अगर इसे बैक डेट से दुरुस्त ना किया, ठीक है, रेटिफिकेशन कहते हैं करेक्शन फ्रॉम द बैक डेट, एज द केस में भी, या रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन बोलते हैं इसको, कि रेट्रोस्पेक्टिव करेक्ट करना किसी चीज को, बैक डेट से करेक्ट करना। कहता है एज द केस में बी बाय द शेयर होल्डर एट द मीटिंग, ना बोर्ड ने रेटिफाई किया ना शेयर होल्डर ने उसे रेटिफाई किया विद इन द पीरियड ऑफ 90 days फ्रॉम द डेट ऑन विच सच कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट वाज एंटर्ड इनटू, जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था जो कि गलत था, अप्रूवल के अगेंस्ट था, स्पेशल रेजोल्यूशन होनी थी, आपने नहीं कराई, बट मेंबर ने 90 दिनों के अंदर अंदर फ्रॉम दैट डेट अप्रूवल नहीं दी आपको। Such contract or arrangement shall be voidable at the option of the board। बोर्ड की ऑप्शन के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, voidable, चाहे तो वैलिड रहने दें चाहे तो void कर दें। And if the contract or arrangement is with the related party to any director or is authorized by any other director, the director concerned shall indemnify the company against any loss incurred by it। डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी था और किसी दूसरे डायरेक्टर ने उसे अप्रूव कर दिया, is authorized by any other director, दोस्त यारी में कि भाई ठीक है तू डायरेक्टर, कोई बात नहीं मैं ऑथराइज कर देता हूं, भाई जिसने ऑथराइज किया उसके गले का तोक बन जाएगा, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि अगर कंपनी को किसी भी किस्म का लॉस आया तो वो डायरेक्टर जिसने ऑथराइज किया है वो इंडेमनिफाई करेगा, वो लॉस कंपनसेट करेगा टू द कंपनी।
कहते हैं रिगार्डलेस ऑफ द अबव प्रोविजन इट शैल बी ओपन टू द कंपनी टू प्रोसीड अगेंस्ट अ डायरेक्टर और एनी एम्प्लॉई हु हैड एंटर्ड इनटू सच अरेंजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन रिलेटिंग टू द related party transaction for recovery of any loss sustained by it as a result of such contract or arrangement. कहते हैं जो भी ऊपर लिख दिया मैंने वो अलग बात है. इट शैल बी ओपन टू प्रोसीड टू द कंपनी टू प्रोसीड, यानी कि कंपनी को खुली इजाजत है कि इस डायरेक्टर के खिलाफ केस फाइल कर दें रिकवरी के लिए, खुली इजाजत. इट शैल बी ओपन टू द कंपनी टू प्रोसीड अगेंस्ट द डायरेक्टर और एम्प्लॉय, कि इस ऐसे डायरेक्टर के खिलाफ आप केस फाइल करें, आपको खुली इजाजत है. पेनल्टी बढ़ने की जरूरत नहीं है बेटे. इसके साथ ही ये चैप्टर जो है थ्योरेटिकली मुकम्मल हो गया. इसके पास पेपर्स प्लीज़ एक दफ़ा कीजिएगा. मैं क्लास में हर एक पास पेपर जितने भी हैं ये सारे डिस्कस करूँगा 1 by 1. इससे हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाएगा. क्लास में वैसे भी आपकी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी तो वो ज़रा ज़्यादा एक अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है. तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि डिस्कशन जो है सारी पास पेपर्स की वो मैं क्लास रूम में करूँ. ठीक है जी. इसके बाद आते हैं हमारे एक छोटा सा बस टर्म रह गई है इस चैप्टर की और उसके बाद इस क्लास को कंक्लूड करते हैं. एंड दैट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. मैंने भी बताया कि जिस तरह आपने अभी फर्म के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो पैसे आ रहे हैं वो प्रॉफिट है, तो यही बात समझाना चाह रहा है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है वेयर सच ऑफिस इज हेल्ड बाय द डायरेक्टर, कि डायरेक्टर साहब एक कंपनी में डायरेक्टर भी हैं और दूसरी फर्म में शायद पार्टनर भी हैं या डायरेक्टर भी हैं किसी और फर्म में. इफ द डायरेक्टर होल्डिंग इट रिसीव फ्रॉम द कंपनी एनीथिंग बाय वे ऑफ रिम्यूनरेशन ओवर एंड अबव द रिम्यूनरेशन टू विच ही इज एंटाइटल्ड एज अ डायरेक्टर. कहते हैं अगर मैं एमटीएल में डायरेक्टर हूं, साथ में मैं उस लीगल फर्म में पार्टनर भी हूं, तो लीगल फर्म में जो भी पैसा रिसीव किया मैंने, या यूं कहूं कंपनी से जो भी पैसा रिसीव किया जो कि मेरी सैलरी से ज्यादा है, जो मेरी रिम्यूनरेशन ऑलरेडी कंपनी के साथ तय है उससे ज्यादा है, तो वो जो ज्यादा वाली अमाउंट है वो क्या है, वो इनफैक्ट प्रॉफिट है. ये है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. इसका मतलब है सलमान ने बीइंग अ डायरेक्टर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होल्ड किया हुआ है. सो बाय वे ऑफ सैलरी ले रहा हूं, सैलरी की मद में वो पैसा ज्यादा आ रहा है, फी की मद में, कमीशन की मद में, परक्विजिट्स की मद में, रेंट फ्री अकोमोडेशन की मद में, किसी भी मद में, मतलब मैं बीइंग अ लीगल एडवाइजर अपनी कंपनी से पैसे ले रहा हूं अलग से, फॉर बीइंग अ पार्टनर इन द फर्म, और उस कंपनी में डायरेक्टर भी हूं, तो उधर से कंपनी से पैसे ले रहा हूं. अब जितने पैसे मैं फी की मद में ले रहा हूं, प्रोफेशनल फी की मद में, कमीशन की मद में, या उसे कहता हूं यार तुम पैसे ना दो, मुझे कार ले दो, मुझे रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दो, मुझे घर ले दो किराए पे जिसका किराया तुम दे दो, तो टेक्निकली तो मेरी परक्विजिट से ज्यादा चीजें मिल रही हैं. तो जितना मेरे साथ उनके साथ एज अ डायरेक्टर तय हुआ था कि मैं एज अ डायरेक्टर उनसे लूंगा, उससे एडिशन जो भी आ रहा है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है. इज दैट क्लियर? वो फी कहो, कमीशन कहो, कुछ भी किसी भी सूरत में हो, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है. यानी यूं समझो सलमान यहाँ पे अगर डायरेक्टर है और यहाँ पे इधर पार्टनर भी है, सॉरी मार्कर, मैं ये बार बार ये बात समझा रहा हूं कि सलमान अगर वहां डायरेक्टर है और एक अदद फॉर्म लिख लेते हैं, यहां पे हम नाम लिख लेते हैं, सपोज एक लीगल फॉर्म है जिसका नाम है XYZ. इस फॉर्म के अंदर सलमान पार्टनर भी है, सलमान है, तो इस सलमान बीइंग अ पार्टनर जो पैसे वसूल कर रहा है, जो कि सैलरी तय थी उससे कहीं ज्यादा है, वो फी की मद में आ रहे हैं, वो कमीशन की मद में आ रहे हैं, वो किसी भी मद में आ रहे हैं, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है. फिर वो कहता है वेयर सच ऑफिस इज हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल अदर देन अ डायरेक्टर, कि डायरेक्टर नहीं है लेकिन कोई इंडिविजुअल है जो कि पैसे ले रहा है, or by any firm, private company or other body corporate, if the individual firm or private company or body corporate holding it receive from the company anything by way of remuneration, salary, fee, commission, perquisite, any rent free accommodation or otherwise. कहते हैं डायरेक्टर के अलावा कोई भी है इंडिविजुअल, सपोज सलमान यहाँ पे डायरेक्टर है ना, हम बात कर रहे हैं सलमान की नहीं कर रहे, हम किसी मिस्टर एक्स की बात कर रहे हैं. कहते हैं अगर मिस्टर एक्स है या कोई लीगल फर्म है XYZ या कोई प्राइवेट कंपनी है जो इधर से पैसे ले रही है सर्विसेज देने के, वो भी तो जनाबे वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ना. मतलब हम जितने लोगों के साथ दिन में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनमें से सारे के सारे हमारी रिलेटेड पार्टी नहीं होते, लेकिन हम उनको पे कर रहे होते हैं, वो प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं, तो टेक्निकली वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है. क्या बात समझ आ गई? तो डायरेक्टर का उसने अलग से एक्सप्लेन कर दिया और अदर देन डायरेक्टर उसने अलग से एक्सप्लेन, उन्होंने कहा अदर देन डायरेक्टर जो आपसे ले रहे हैं वो सैलरी नहीं है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है. सो इसके साथ ही ये चैप्टर जो है बेटे कंक्लूड होता है. मैं इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ. अल्लाह ताला सबको आसानी अता फरमाए. थैंक यू सो मच.